हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है और साथ में ही आपको इस बार 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या सावधानियां आपको ओएमआर सीट भरते समय रखनी है, इन सभी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार ही रीट पात्रता परीक्षा दे रहे होंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया होगा, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने उससे भी पहले एग्ज़ाम दिए होंगे जब एक ही पेपर रीट का होता था। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि ओएमआर सीट आपके जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी यहाँ पर है। अगर इसमें आपने किसी भी प्रकार की कोई भी गलती कर दी तो ये जो है कंप्यूटर से चेक होती है, समझ रहे हो आप। तो ये अगर आपने ना तो इसमें वाइटनर यूज में आएगा, ना मार्कर यूज में आएगा, न ही किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ यूज नहीं होगी जो आपकी गलती को इसमें सुधार सके। तो जब भी आप इसमें गोले भरें तो सावधानी से आपको भरना है ना। अभी हाल फिलहाल में जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे, जैसे आप सभी को पता होगा कि 27 फरवरी 28 फरवरी को आपका जो है रीट पात्रता परीक्षा का होने वाली है। ठीक है, 27 और 28 फरवरी को आपकी रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है और 19 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो जाएगा। ठीक है, तो उसी में क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। तो आपको ब्लू पेन लेके जाना है या ब्लैक पेन लेके जाना है, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, उस हिसाब से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल आप ब्लू पेन मान सकते हैं। ज़्यादातर केस में एग्ज़ाम में आपको ब्लू पेन ही, बॉल पेन जो आता है पारदर्शी पेन, वही लेकर जाना होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें ब्लू और ब्लैक दोनों अलाउ है, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल आप मान सकते हैं कि आपको ब्लू बॉल पेन लेकर जाना है, उसी से इसमें गोले भरने होते हैं, है ना। अब पहले तो क्या था, आपके 4 ऑप्शन आते थे। ठीक है, अब आपके 5वां ऑप्शन भी आ गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। पहले आपको क्लियर चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साथ में लेके जाने हैं। साथ ही आपको जब एग्ज़ाम देने आप बैठते हैं तो पेपर आपको मिलता है, पेपर के अंदर ही ओएमआर सीट रखी हुई रहती है। ठीक है, ओएमआर सीट रखी हुई रहती है, तो ओएमआर सीट में आपके कार्बन कॉपी भी रहती है और बहुत सारे पात्रता परीक्षा ऐसी होती है जिसमें ओएमआर सीट में कार्बन कॉपी नहीं होती है। ये बात समझ में आपके आ गई होगी। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर में से ओएमआर सीट निकालते हैं तो उसके बाद आपको कुछ इसी प्रकार की ओएमआर सीट देखने को मिलेगी। इसमें एक तरफ आपसे रोल नंबर लिखने के लिए आएगा, ठीक है, कॉलम आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखने का आएगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखने का आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पर लिखा होगा उपस्थिति संख्या, तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप अगर नकल करते हुए पाए गए हैं या आपके ऊपर कोई केस है तो उस गोले को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये दोनों ऑप्शन आपको खाली छोड़ने, एक तो आपकी जो उपस्थिति संख्या है वो, और एक अगर आप नकल करते हुए पाए जाते हैं तो उस गोले को आप बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में आप लोग गलती कर देते हैं, और अगर आप गलती कर देते हैं और गोला भर देते हैं तो आप खुद उसके जिम्मेदार रहेंगे। तो बिल्कुल होश आवास में आपको ध्यान रखना है और वो दोनों गोले नहीं भरने हैं। आपको जब भी रोल नंबर भरने के लिए कहा जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो ओएमआर सीट भरते टाइम, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो 12वीं पास करके आए हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड जैसे कोर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो आप सभी को पता है कि इस बार जो है सभी स्टूडेंट रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार ध्यान से आप सावधानी से ओएमआर सीट देख लेना, कहीं कटफट तो नहीं रही है। ओएमआर सीट पर जो नंबर है ना, वही नंबर आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर पर भी होने चाहिए, क्वेश्चन पेपर पर भी आपके सेम नंबर होने चाहिए,
है ना। अगर आपके डिफरेंट नंबर पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग अपनी OMR शीट को चेंज करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पर और OMR शीट पर सेम नंबर आपके होने चाहिए, ये क्लियर देख लेना एक बार। ठीक है, अब उसमें रोल नंबर आपसे भरने के लिए कहा जाता है। मान लो यहाँ पर आपको 10 गोले देखने को मिल रहे हैं, तो रोल नंबर हमेशा पीछे की तरफ से भरिएगा, क्योंकि पीछे की तरफ से आप भरेंगे रोल नंबर तो आगे आप 0 लगा सकते हैं अगर कोई कॉलम खाली रह जाता है तो। ठीक है, ऐसे तो एग्जैक्ट फिक्स कॉलम आते हैं, कोई इशू नहीं है, पर फिर भी बहुत सारी बार हो जाता है गोलों की ये जो कॉलम दे रखे हैं इनकी संख्या आपको ज़्यादा मिल जाती है, तो आपको पीछे से रोल नंबर भरना है ताकि आप जब भी आगे कोई भी कॉलम खाली रह जाता है तो 0 लिख सकते हैं। अगर आपने आगे से गोले भर दिए, मान लो जैसे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अब आपने आगे से गोले भर दिए तो पीछे आपको 0 लगानी पड़ेगी, तो वहाँ पर वो जो 90 हो जाएगा पीछे। तो इसलिए आगे का गोला यानी कि पीछे से गोले भरना, आगे 0 लगा सकते हैं। ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। सेम टू सेम यही प्रोसेस आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखते समय भी करना है। और जब भी आप गोले भरें तो गोले सावधानी से भरें, बिल्कुल डार्क गोले आपको भरने हैं, है ना, बिल्कुल डार्क में काले काले पन में आने चाहिए गोले। नीले पेन से भरते हो तो नीले में भी थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा डार्क करने की कोशिश करना, और गोला ऐसा भरना कि वो इधर उधर ना हो, तिरछा ना हो, सेम गोला एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब आपसे वहाँ पर नेम पूछता है, तो नेम आपको लिखना है, आपका खुद का ही नाम लिखना होता है, जो आपके एडमिट कार्ड में नाम है वो का वही लिखना है, ओनली कैपिटल अक्षर में, मतलब बड़े अक्षरों में आपको लिखना होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपका कोई जैसे कॉलेज कोड या सेंटर कोड पूछता है तो वहाँ पर सेंटर कोड भी आप लिख सकते हैं। डेट जो है वो डेट आपको लिखनी है। इसके अलावा अगर आपसे डे पूछता है तो डे भी आप लोग लिख सकते हैं। कैंडिडेट सिग्नेचर एक तरफ लिखा हुआ रहेगा, उस पर आपको अपने खुद के सिग्नेचर कर देने हैं। जो एडमिट कार्ड में सिग्नेचर हो वही आपको यहाँ पर करने हैं, अलग अलग सिग्नेचर नहीं करने होते हैं। और जो आपके परीक्षक होंगे उनके सिग्नेचर वो खुद कर ही देंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं करेक्ट जो गोला भरने का मेथड है वो इस टाइप से होगा। बाकी अगर आप क्रॉस, बिंदी, राइट लगा देते हैं तो वो गलत माने जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपके पास 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम 150 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। 150 क्वेश्चन जब भी आप करें, ठीक है, तो जब भी आप करने बैठते हैं पेपर, तो एक बार पेपर में पूरे क्वेश्चन देख लेना कि हाँ सब कुछ सही तो है ना। उसके हिसाब से अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जिसका हिंदी में आंसर गलत है, तो आप इंग्लिश का जो आता है इंग्लिश वाला क्वेश्चन, उसके हिसाब से उसका आंसर टिक कीजिएगा, क्योंकि वो वैलिड माना जाएगा। अगर हिंदी वाला सही है तो हिंदी के हिसाब से कर लेना। अगर आपको लगता है कि हिंदी वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें भी आपके समझ में आ गई। अब आपका मेन मुद्दा यह है कि दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। क्लियर आपको बता दूं, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। 150 मतलब 150, 150, 150। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। 150 में से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना है जो आपको नहीं आए, आओ या नहीं आओ, समझ रहे हो, आता हो नहीं आता हो कोई मतलब नहीं है। आपको जितने क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, जितना आपने पढ़ा है वो तो करना ही है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मान लो एंड में टाइमिंग बहुत जल्दी टाइमिंग होती है इस पेपर में, ध्यान रखिएगा टाइमिंग का विशेष तौर पर, तो आप लोग जो है ABCD ऑप्शन में से गोले भरना। ई वाला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, पर ई वाले ऑप्शन को जब ही भरना आप जब आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं करने की मूड में हो, तो आपको ई वाला ऑप्शन भरना है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, तो आप ई वाले ऑप्शन को भरने की कोशिश ही मत करो, आप ABCD में से ही भरो। क्योंकि मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब आप चाहते हैं कि मैं ई वाला ऑप्शन भर देता हूं, पर आप सभी को अच्छे से पता है कि नेगेटिव मार्किंग तो इस पेपर में है ही नहीं। तो जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आप ई वाले ऑप्शन को न भरकर ABCD में से कोई सा भी तुक्का भर देते हैं। मान लो आपने ए वाला ऑप्शन भर दिया, ठीक,
तो ए वाला ऑप्शन भरने का मतलब और बाद में आंसर की जारी होती है, तो वो ए वाला ऑप्शन ही मान लो सही निकल गया तो आपको तो प्लस पॉइंट ही मिला ना, आपको तो आंसर ही मिला ना, मतलब जितने आपको मार्क्स चाहिए थे उसमें 1-2 मार्क्स बढ़ेंगे ही सही। ठीक है, तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ई वाले ऑप्शन की ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। पूरे क्वेश्चन आपको ABCD में से ही भरने हैं। ठीक है, अगर ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे 150, तो आपने मान लो 100 क्वेश्चन करे तो 50 क्वेश्चन आपके बच गए, तो उसमें ई ऑप्शन जरूर भर देना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ई ऑप्शन भरें, या फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ABCD में से कोई सा भी ऑप्शन भर सकते हैं। ठीक है ना। अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको ई ऑप्शन भरने में दिलचस्पी है, ठीक है, तो 10% कम से कम ई ऑप्शन आपको भरने हैं जब आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहे हो। यह बात क्लियर है। पहली बात मैंने जो कही वो आपको डबल सुन लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आपके समझ में कम आई होगी। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है, इसलिए ई वाले ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भरना है। ABCD में से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर टिक करने हैं, गोले भरने हैं। ठीक है ना। अगर आप ई ऑप्शन भरना चाहते हैं तो उन प्रश्नों के ई ऑप्शन भरें जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा हो या जो आप करना ही नहीं चाहते हो। और आपके पास टाइमिंग का अभाव इस पेपर में रहेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 150 ही मिनट का आपको टाइम मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से आपको फटाफट से स्पीड से काम करना होगा। उस पर भी वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, तब जाके ही आपका जो है रीट पात्रता परीक्षा में अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ई ऑप्शन वाला सिस्टम भी मैंने समझा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नेगेटिव मार्किंग तो है ना इस पेपर में। देखो, ऐसे तो आपके कोई नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है, पर मान लो आपने ऐसे क्वेश्चन जैसे कि 10-20 क्वेश्चन ऐसे रह गए जिसको आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करना है, तो अगर मान लो आपने नहीं किया तो ई ऑप्शन भी आप भरना भूल गए। ठीक है, आपने डायरेक्ट ही खाली छोड़ दिया, कोई सा भी ऑप्शन उसमें टिक नहीं किया, कोई सा भी गोला उसमें नहीं भरा, तो उस कंडीशन में आपके जो है अगर 10% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पाए जाते हैं जिसमें आपने ABCDE ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं भरा है, तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अदरवाइज आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो मेरा तो आप लोगों से सभी से यही कहना है कि ABCD ऑप्शन में से ही आप लोग गोले भरें। अगर आपको नहीं आता है तो ABCD में से ही कोई सा भी तुक्का लगा दीजिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन करना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो ई ऑप्शन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है ना। जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उस एग्जाम में ई ऑप्शन को ज़्यादा भरना नहीं होता है, फिर आपकी इच्छा है ना। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से वीडियो को आप डबल देख लेना, डबल सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर बता दी गई है मैंने। और अब आपके रही बात OMR सीट से संबंधित, एक और बात मैं आपको कह दूं, OMR सीट में किसी भी प्रकार का वाइटनर, मार्कर या कोई भी ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर आपसे 2 गोले भरने में आ गए, 3 गोले भरने में एक साथ आ गए, तो वो गलती आपकी खुद की रहेगी, उसमें कोई भी मार्कर यूज़ नहीं किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। रोल नंबर और OMR सीट नंबर जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर हैं, या साथ में ही जो भी गोले आपको भरने हैं, उसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो जो एग्जामिनर आपके सामने खड़े हुए रहते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूछने के बाद ही आप लोग अपनी OMR सीट में गोले भरना। ऐसा नहीं हो कि आप लोग अपनी होशियारी दिखा रहे हो, कुछ भी पूछ नहीं रहे हो, शर्म के मारे बैठे हुए हो, तो उस कंडीशन में आपका ही नुकसान होगा, एग्जामिनर का या किसी अदर पर्सन का नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो ये खुद की जिम्मेदारी है। OMR सीट सावधानी से आपको भरनी है। 5 ऑप्शन आपके इस बार आने वाले हैं, और बाकी और भी जो भी जानकारी होगी वो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।